छात्राध्यापक छात्राध्यापिकाओं, आपको अपने कक्षा कक्ष में जो शिक्षण कार्य है उसमें अगर सफलता प्राप्त करना है तो निश्चित रूप से आपको शिक्षण में सफलता प्राप्त करने के लिए आपको मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग, जिसे हम शिक्षण सूत्र कहते हैं, जिसे टीचिंग फार्मूला भी कहा जाता है, आपको इसका ज्ञान अवश्य होना चाहिए। विषय वस्तु के स्तर को ध्यान में रखते हुए आप अपने शिक्षण में सफलता प्राप्त करने के लिए, छात्रों के व्यवहार में परिवर्तन कराने के लिए, उन्हें सिखाने के लिए आप इसमें से कोई भी शिक्षण सूत्र का यथासंभव प्रयोग कर सकते हैं, जिसमें आपको सहजता हो, सरलता हो, जिसमें आपको लगे कि ये इसको अपना करके हम छात्र को बेहतर तरीका से अपना विषय को स्पष्ट कर सकते हैं, उन्हें सरलता पूर्वक ज्ञान कराया जा सकता है। तब इसमें से कोई भी शिक्षण सूत्र का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर देखिए आपके सामने लिखा हूँ, जो शिक्षण सूत्र है वो इस प्रकार से है। पहला है आपका ज्ञात से अज्ञात की ओर, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं फ्रॉम नॉन टू अननोन। दूसरा है आपका सुगम से कठिन की ओर, जिसको कहते हैं फ्रॉम इजी टू डिफिकल्ट। तीसरा आपका है पूर्ण सिद्धांत की ओर, जिसको कहते हैं फ्रॉम होल टू पार्ट्स। चौथा आपका अनिश्चित से निश्चित की ओर, जिसे कहते हैं अंग्रेजी में फ्रॉम इनडिफिनिट टू डिफिनिट। पांचवा है आपका प्रत्यक्ष से प्रत्यक्ष की ओर, जिसको कहते हैं फ्रॉम सीन टू अनसीन। छठा आपका है आगमन से निगमन की ओर, फ्रॉम इंडक्टिव टू डिडक्टिव। सातवां आपका है सरल से जटिल की ओर, फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। आठवां आपका है स्थूल से सूक्ष्म की ओर, जिसे कहते हैं फ्रॉम कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट। नौवां आपका है विशिष्ट से सामान्य की ओर, जिसे कहते हैं फ्रॉम पार्टिकुलर टू जनरल। दसवां आपका है विश्लेषण से संश्लेषण की ओर, जिसे कहते हैं फ्रॉम एनालिसिस टू सिंथेसिस। 11वां आपका है अनुभव से तर्क की ओर, जिसे कहते हैं फ्रॉम एम्पिरिकल टू रेशनल। 12वां आपका है मनोवैज्ञानिक से क्रमबद्धता की ओर, जिसे कहते हैं फ्रॉम साइकोलॉजिकल टू लॉजिकल। 13वां आपका है प्रकृति का अनुकरण, फॉलो नेचर। 14वां आपका स्वाध्याय को प्रोत्साहन, एनकरेजमेंट टू सेल्फ स्टडी। और 15वां आपका समीप से दूर की ओर, जिसे कहते हैं फ्रॉम नियर टू फार। यह क्रम आप भी किसी भी क्रम में रख सकते हैं, लेकिन मैं इस क्रम में आपके सामने प्रस्तुत किया हूं। तो आइए अब हम शिक्षण सूत्र के पहले शिक्षण सूत्र की ओर चर्चा करते हैं। शिक्षक को अपनी कक्ष में विषय की जो शुरुआत करनी चाहिए वो हमेशा ही ज्ञात से शुरू होना चाहिए। मतलब जिसे छात्र जानते हो उससे शुरू कीजिए, और जो हमको नई विषय वस्तु को रखना है जिसे छात्रों के लिए अज्ञात है, हम उस पर अपनी बात को रखेंगे। तो फ्रॉम नॉन टू अननोन, तो ज्ञात से अज्ञात का हम उदाहरण क्या दे सकते हैं। जैसे अगर हमको बताना है अम्ल के बारे में, तो छात्र से कहेंगे कि छात्र आपके बताइए घर में कौन कौन मिठाई लाते हैं, कौन कौन से लोग मिठाई लाते हैं, या कौन कौन से लोग फल लाते हैं। तो बोलेंगे कि फल जो है सो हमारी दादी लाती है, कोई बोलेगा कि पिताजी लाते हैं, कोई बोलेगा माँ लाती है, कोई बोलेगा बुआ लाते हैं। इस प्रकार वह जवाब देंगे। तो जो छात्र द्वारा जवाब दिया गया शिक्षक के पूछने के उपरांत, यह जो प्रश्न किया गया था इसका उत्तर छात्र स्वाभाविक रूप से जानते थे कि फल आपके यहाँ कौन कौन लाते हैं। तो जो छात्र जवाब है उसी से हम फिर एक प्रश्न करेंगे कि बताइए फलों के नाम बताइए, कौन कौन से फल आते हैं। तो कोई बताएगा केला, कोई बताएगा संतरा, कोई बताएगा नींबू, कोई बताएगा नारंगी, कोई बताएगा आम। तो हम छात्र से पुनः पूछेंगे कि बताइए कि आम का स्वाद कैसा होता है। तो छात्र जवाब देंगे कि वह खट्टा होता है। तब हम पूछ सकते हैं कि खट्टा को और हम किस नाम से जानते हैं। अगर छात्र बता दिए तो भी ठीक है, अगर नहीं बताए तो शिक्षक द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा कि खट्टा का ही एक दूसरा नाम हम लोग अम्ल कहते हैं। तो छात्रों, आज हम अम्ल के बारे में अध्ययन करेंगे। यह जो ज्ञात प्रश्न था, जो प्रश्नों को पूछा गया वे सभी ज्ञात प्रश्न, छात्र द्वारा इसे सहजतापूर्वक बताया गया। अब हमको अज्ञात को बढ़ना, मतलब जो हमें विषय वस्तु प्रस्तुत करना है जिसका नाम अम्ल है, अब हम उसकी ओर बढ़ेंगे। तो हमेशा कोई भी विषय वस्तु हो
उसकी विषय वस्तु को रखने से पहले उस विषय से संबंधित कुछ प्रश्न कर लेने चाहिए, और वे जो प्रश्न हो वे पूर्व ज्ञान पर आधारित हो, जिसके वे सहजता पूर्वक जिसके वे जवाब दे सके। जैसे अगर हमको पढ़ाना है जल, तो हम छात्रों से पूछेंगे कि बताइए आपके घर में खाना के बनाता है, तो कोई छात्र बोल सकता है कि माँ, कोई बोलेगा दीदी, कोई बोलेगा पिताजी, कोई बोलेगा भैया। तो खाना किन किन सामग्रियों से बनता है, तो छात्र उसका जवाब देंगे कि भाई किस किस चीज से बनता है, तो पानी का प्रयोग होता है, कोई बोलेगा चावल, कोई बोलेगा दाल, कोई बोलेगा हल्दी, कोई बोलेगा चटनी, कोई बोलेगा कुछ, कोई कुछ। तो जल का, तो पानी जो है उसका एक और नाम क्या है, तो उसका एक नाम जल है। तो छात्र से हम फिर पूछ सकते हैं कि जल को और किस नाम से कहते हैं, पानी को और किस नाम से कहेंगे। तो अगर बता दे तो ठीक है, नहीं बताया तो हम बोलेंगे पानी का ही एक नाम जल है। अब जल कह करके शिक्षक अपना बात रखेगा कि छात्रों अब हम जल के बारे में अध्ययन करेंगे। तो हमको चूंकि जल टॉपिक पढ़ाना था और यह जल उनके लिए नया टॉपिक था, जल के विभिन्न प्रकार के गुण प्रकृति प्राप्ति के स्रोत नहीं जानते थे, इसलिए हमको जल पढ़ाने से पहले जल पर लाने के लिए हमने कुछ प्रश्न किया। जो प्रश्न किया वे छात्रों के ज्ञात थे, इसलिए हमारा शिक्षण सूत्र होना चाहिए ज्ञात से अज्ञात की ओर, माने जाना हुआ चीजों से शुरू करें जो छात्रों के ज्ञात में हो, और अज्ञात की ओर हम अपना प्रस्तुतिकरण दे, जो हमारा विषय है उसको शिक्षक द्वारा रखा जाना चाहिए। अब दूसरा हमारा है शिक्षण सूत्र सुगम से कठिन की ओर, फ्रॉम इजी टू डिफिकल्ट। निश्चित रूप से शिक्षक को इसका भली भांति ध्यान होना चाहिए कि जो सुगम शब्द है यह सुगम शिक्षक के मन मस्तिष्क के अनुसार नहीं है। छात्र किसे सरलता पूर्वक समझ रहा है, किसे वह आसानी से हृदयंगम करने में सफल है, उस विषय वस्तु से शुरू करना है जो छात्रों के लिए सरल हो, जो सुगम हो आसानी से। तो हमको जोड़ का अगर बताना है तो हम क्या करेंगे, सरल जोड़ का देंगे, सरल जोड़ दे करके बिना हासिल वाला जोड़ देंगे, उसके बाद 2 अंकों का बिना हासिल का जोड़ देंगे, उसके बाद हासिल वाला जोड़ देंगे। इस प्रकार से हम स्तर को सुगम देते हुए कठिन की ओर ले जाएंगे। तो हमेशा शिक्षक को ध्यान रखना चाहिए कि अपनी कक्षा कक्ष के जो विषय प्रस्तुत किया जाए वो हमेशा सुगम से शुरुआत हो और कठिन हो। ऐसा ना हो कि कठिन शुरू में रख दिए तो छात्र शिक्षक बोझ समझने लगेंगे, यह तो शिक्षा बोझ है और शिक्षक का भी शिक्षण असफल हो जाएगा। इसलिए हमेशा शिक्षक को ध्यान में रखना चाहिए कि जो पाठ का शुरुआत हो वह सुगम से हो और तब उसको कठिन स्तर पर ले जाना चाहिए। इस प्रकार शिक्षक को अपने शिक्षण में दूसरा सुगम से कठिन की ओर इस शिक्षण सूत्र का पालन करना चाहिए। अब हम आगे बढ़ते हैं, तीसरा शिक्षण सूत्र है पूर्ण से अंश की ओर। तो कभी भी शिक्षक को हमेशा ध्यान रखना चाहिए फ्रॉम होल टू पार्ट्स। हम बांट करके शिक्षा नहीं दे सकते हैं, हमको पहले पूर्ण रूप से किसी वस्तु को रख लेना चाहिए, पूरी भाग को। जैसे वृक्ष है तो वृक्ष का अगर विभिन्न भागों को बताना है तो विभिन्न भागों को जानने से पहले, उसके अंशों पर जाने से पहले हमको पूरे वृक्ष का चित्र बताना चाहिए, पूरे वृक्ष का चित्र दिखाना चाहिए। अगर मानव शरीर के विभिन्न अंगों को बताना है तो पहले मानव शरीर को उसके सामने रखा जाना चाहिए, उसके बाद हम उसके विभिन्न भागों की ओर, अंशों की ओर बढ़ करके हम शिक्षा देंगे। तो छात्र के लिए हृदयंगम होगा और आसानी से हम अपने शिक्षण कार्य में सफल होंगे। इसलिए कभी भी शिक्षक को ध्यान रखना चाहिए उसका शिक्षण सूत्र जो हो वह पूर्ण से अंश की ओर हो, मतलब पूरे चीज को एक बार प्रस्तुत कर दीजिए, उसके बाद उसके विभिन्न भागों को प्रस्तुत करते हुए अपनी बातों को रखिए। अगला है अनिश्चित से निश्चित को, फ्रॉम इंडिफिनिट टू डिफिनिट। तो शिक्षक को फ्रॉम इंडिफिनिट टू डिफिनिट मतलब उसका जो शिक्षण सूत्र हो वह अनिश्चित से निश्चित की ओर होना चाहिए। यह ध्यान में रखना चाहिए कि जो कक्षा कक्ष में छात्र हमारे बैठे हैं उनका ज्ञान अनिश्चित है, वे अभी उसको निश्चित रूप प्रदान नहीं किए हैं। जैसे अगर हम छात्रों से विभिन्न पशुओं के नाम पूछते हैं तो वे पशु के नाम जल वाले भी हो सकते हैं, वे स्थल वाले भी हो सकते हैं, वे उभयचर वाले भी हो सकते हैं जो जमीन और जल दोनों जगह रहते हों, केवल जमीन वाले भी हो सकते हैं, आकाश वाले भी हो सकते हैं। इसलिए जब विभिन्न प्रकार के जीवों के, प्राणियों के नाम बताए तो प्राणियों का जो नाम बताए वह क्या था, उनका यह बताना अनिश्चित था। तो शिक्षित उसे निश्चित रूप प्रदान करेगा कि अब इसमें जो प्राणी हैं इसको हम
इस प्रकार से बांट सकते हैं। जो जमीन पर जो जिनका जीवन रहता हो उसे हम कहते हैं स्थलीय जीव, जिसका जल में रहता है उसे कहते हैं जलीय जीव, जो आकाश में अपना जीवन व्यतीत करता है उसको बोलते हैं आकाशीय जीव। इस प्रकार से शिक्षक उसको अनिश्चित ज्ञान को, जो छात्रों के लिए पशु का ज्ञान अनिश्चित था, उसे निश्चित रूप प्रदान करना चाहिए। इसलिए हमेशा शिक्षक को ध्यान रखना चाहिए कि उसका जो ज्ञान का क्रम हो वह छात्रों के लिए तो अनिश्चित होता है, इसलिए शिक्षक को अनिश्चित ज्ञान को, जो छात्रों के लिए निश्चित है, उसे निश्चित रूप प्रदान करना चाहिए। इस प्रकार उसका शिक्षण सूत्र अगर चलेगा तो कक्षा निश्चित रूप से सफल होगी। अब हम अगले भाग की ओर चलते हैं, प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष, फ्रॉम सीन टू अनसीन। सीन मतलब क्या हुआ? जो छात्र अपनी आंखों से देख रहे हो, जो वे अपने आसपास देख रहे हो, उन चीजों से शुरू करते हुए हमें अपनी पाठ की कक्ष को, विषय को रखना चाहिए। उसके बाद जो उनके दिखाई नहीं दे रहा है तब हमें वहां पहुंचना चाहिए। जैसे अगर गंगा हमें पढ़ाना है तो गंगा तो उनके आसपास है नहीं, तो हम अगल बगल के जो नदियां देखे हुए हैं उन नदियों की चर्चा करेंगे कि तुम अगल बगल कौन सी नदी देखे हो। उसको बात रखने के बाद, पूछ लेने के बाद, तब हम बोलेंगे कि इस प्रकार से जो भारत की सबसे बड़ी नदी है उसका नाम गंगा है। इस प्रकार से उनको स्पष्ट हो जाएगा कि नदी का स्वरूप क्या है, नदी क्या होती है। तब गंगा एक विशाल जो नदी है उसके बारे में भी वे ज्ञान ग्रहण करना शुरू कर देंगे। इसलिए शिक्षक को हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि जो उसका शिक्षण सूत्र हो वह प्रत्यक्ष से शुरू होना चाहिए, छात्रों के देखा हुआ चीजों से शुरू होना चाहिए, जो उन केंद्रियों द्वारा देखा गया हो, उसके बाद जो सुना गया हो, उसके बाद अप्रत्यक्ष ज्ञान की ओर हमें बढ़ना चाहिए। इस प्रकार से आज का शिक्षण सूत्र मैं इन्हीं 5 शिक्षण सूत्रों पर ही खत्म कर रहा हूं। अगले शिक्षण सूत्र का हम नेक्स्ट वीडियो में इसकी चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।